So, Jai Hind friends, welcome to परीक्षा गट, a one-stop solution for all your competitive examinations. तो आज मैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज। तो प्रियम्बल ऐसा टॉपिक है कि उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही बार में दोनों सीरीज के एग्जाम्स में आ जाता है या दोनों हिंदी के एग्जाम्स में आ जाता है या सीएपीएफ में आता है या बाकी जो एग्जाम जहाँ जीएस पूछी जाती है वहां पे आ जाता है, जहाँ जनरल नॉलेज पूछा जाता है वहां आ जाता है। तो हमारे लिए काफी काम का है। तो आइए अब चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो परीक्षागढ़ की टीम है वो आपके जो सभी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट हो, सीजीसीएटी हो, उन सब के लिए फ्री मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल कराएगी। ठीक है। और जो उन लोगों की बात मैं करूं जो आपकी नवंबर वाला सीजीसीएटी देंगे, आप भी एश्योर हो जाओ कि आपके जो सारा मटेरियल लगेगा आपके एग्जाम को पास करने में, वो सारा मटेरियल हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में डिलीवर कराएंगे। ठीक है। तो आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाके आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि रहने वाला है प्रियम्बल। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पेज और प्रियम्बल। तो इसके जो वर्ड्स हैं वो इतने प्यारे वर्ड्स हैं कि अपने आप में ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर देते हैं। इसीलिए कुछ एमिनेंट जूरिस्ट, एक एमिनेंट जूरिस्ट थे नानी पालकी वाला, वो लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। उनका एक ये भी था कि प्रियम्बल को कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हाँ, अभी हम जानेंगे कि सही मामलों में वो ऐसा है नहीं है, खाली आईडी कार्ड है क्या हमारा प्रियम्बल, या कुछ और उससे आगे भी है। तो हम वो आगे इस पूरी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है प्रियम्बल में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens क्या justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ठीक है। अब पहला लाइन पढ़ो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो सारी पावर है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमसे आ रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के सोर्स। ठीक। जो कि आगे मैंने लिखा भी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी है, जो उसको पावर दे रहा है वो कौन है? वी द पीपल, यानी हम सभी भारत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आज भी हम देखेंगे मॉडर्न डे में हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी लॉ बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट को चुन के कौन भेजता है? वी द पीपल, हम भेजते हैं हमारी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करके। ठीक है। नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट कैसा है? लिखा हुआ है क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे कॉमन लगा। ठीक है। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक। और हम क्या कहते हैं हमारे टू गिव आवर सिटीजन क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी, पैटर्निटी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक। और हमने इसको अडेप्ट किया था 26 नवंबर 1949। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके पावर का सोर्स कौन सा है? पावर का सोर्स क्या है? तो ऐसा कुछ आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर का सोर्स है वो कौन है? तो क्या लिखोगे? हम सब अपना नाम लिख के आओगे क्या? नहीं, यहाँ पे लिखना वी द पीपल। द पीपल ऑफ इंडिया वो ही है इस कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का सोर्स। ठीक। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि वी द पीपल की जो लाइन है ना, हमने यूएसए से कॉपी करी है, क्योंकि हमारे भी प्रियम्बल के पहले वर्ड है वी द पीपल और उनके भी प्रियम्बल के पहले वर्ड है वी द पीपल। हाँ, बस उनका वी द पीपल अमेरिका है। अब जो इसमें वर्ड लिखा है उसको फाइनली एक्सप्लेन तो करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है क्या? ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो आओ अब इसको देख लेते हैं। तो सोवरेन, सोवरेन कोई पूछे क्या है? सोवरेन ये है कि हम अपने मैटर, हमारे ऊपर किसी का कोई वो अथॉरिटी नहीं है, हम अपने बारे में डिसीजन लेने के लिए फ्री। ठीक है। तो हमारे ना हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना हम किसी के अधीन है, हम अपने जो सारे डिसीजन है वो हम खुद ही लेंगे। ठीक। अब ये कैसे हो गए? क्या हम सही मामले में सोवरेन है क्या?
क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस हमें बोलता है कि अपनी पीस कीपिंग फोर्स यहाँ भेजो तो हम भेजते हैं। जब कॉमनवेल्थ में कोई बात आती है कि आप ऐसे करो तो इंडिया वैसा करता है। तो क्या हम सही मामले में सोवरेन है क्या? हाँ, हम सोवरेन हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, वो सिर्फ एक सजेशंस है। मानना ना मानना हमारी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन बोलता है इंडिया रूल्स करने को, तो वो रूल हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है किसी भी तरह से। इंडिया अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। तो हमारा जो और भी हम सार्क में है, बिम्स्टेक में है, यूनाइटेड नेशन में तो हम है ही है, कॉमनवेल्थ में है, ये सब हमारे ऊपर किसी तरह से हमारी सोवरेनिटी को हार्म नहीं करते। क्योंकि इनके जो भी डिसीजन है, अगर इंडिया चाहेगा तभी कर पाएगा, ये हमारे ऊपर किसी भी तरह से बाइंडिंग नहीं है। ठीक, तो सोवरेन हो गया। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक की एक बहुत पुरानी डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन जी ने दी थी, कि डेमोक्रेसी क्या है, कि गवर्नमेंट जो होगी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, पीपल। तो इसका जनरली मतलब यही है कि जो भी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हो, हम हमारे द्वारा इलेक्टेड हो। ठीक है, ये जैसे पहले चलता था राजा का पुत्र राजा बना, उसके बाद ऐसा चलता गया, नहीं, जिसको हम सेलेक्ट करके भेजें वही हमारे लिए कानून बनाने लायक हो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सॉरी, तो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट की जो एकदम वेस्टर्न डेफिनेशन है जिसको बोला जाता है, वो ये है कि एक कोई भी स्टेट है, स्टेट के जितने सारे रिसोर्सेज हैं वो सब गवर्नमेंट के हाथों में, और गवर्नमेंट उसको चाहे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे पहले समय, जैसे यूएसएसआर था, जब रशिया का पहले, जब अलग अलग कंट्रीज नहीं बने थे, यूएसएसआर एक ग्रुप था, तो वो सोशलिस्ट था। तो जो जितने भी रिसोर्सेस थे वो थे किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में, सरकार के हाथ में थे। वो अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। लेकिन इंडिया में ऐसा है क्या? इंडिया में तो ऐसा है नहीं। इंडिया में तो सबके पास अलग अलग पैसा है। जैसे सबसे रिचेस्ट इंसान अडानी है, उनके पास अपना पैसा है और मेरे पास मेरा पैसा है। तो गवर्नमेंट ये तो नहीं कहती ना कि अडानी अपना पैसा लाओ, मैं हम सबको बांट देते हैं, सब अच्छे हो जाएंगे, नहीं। तो हमारी जो सोशलिज्म की डिफिनेशन है वो ये डिफिनेशन है कि हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। हमारे जो है कि हम अपॉर्चुनिटी बराबर देंगे, अडानी को भी उतनी अपॉर्चुनिटी देंगे और मुझे भी उतनी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप एक वर्क कर सको, आप अर्न कर सको, आप उतनी रिसोर्सेस कमा सको। ठीक है, तो हमारा जो सोशलिज्म की डेफिनेशन है वो मार्क्स और गांधीयन सोशलिज्म की डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, कि हम आपको इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज है लाओ हम सबको बांट दें बराबर बराबर, ऐसा नहीं होने वाला। हम आपको अपॉर्चुनिटी बराबर देंगे। जितनी अपॉर्चुनिटी नंबर वन के पास है उतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। ठीक है, तो भाई हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि यू हैव इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो क्या डिफरेंस रहता है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते? ठीक है, ये होता है कि हम अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते, हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते, खाली ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेक्युलर। तो सेक्युलर की क्या डिफिनेशन है? सेक्युलर की डिफिनेशन है, अब वही बताऊं, वेस्टर्न डिफिनेशन की बात करें तो सेक्युलर की डिफिनेशन हो जाती है टोटल डिवोर्स ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। कि स्टेट और रिलीजन, स्टेट रिलीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो क्या इंडिया ने भी वही सेक्युलर की डिफिनेशन ली क्या? सेम डेफिनेशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चली आ रही थी वो हमारे पास भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सेक्युलरिज्म की डिफिनेशन है, हमारे सेक्युलरिज्म की डिफिनेशन है कि स्टेट जो होगा हमारा, उसकी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जैसे हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारे इंडिया का नहीं होगा। और इंडिया जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, नो फेवर। इंडिया किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा कि आज से हम इसी रिलीजन को फेवर करेंगे, आज से हम इस रिलीजन को फेवर करेंगे, हम दूसरे पे हम कुछ अलग टैक्सेस लगा दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा रिलीजन है उसका मतलब कि हमारे सेकुलर है, उसका मतलब कि स्टेट जो हमारा इंडिया है उसकी कोई आपस में ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगी और वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, और सभी रिलीजन को इक्वल स्टेटस मिलेगा।
और इक्वल सपोर्ट मिलेगा स्टेट से, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आता है रिपब्लिक। अच्छा, अब मैं तुम लोग से पूछू रिपब्लिक क्या होता है तो क्या बोलोगे कि ऐसी जगह जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो। तो वहां का है, जैसे इंडिया है, इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट। इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात बता दो, दो दो लोग होते हैं, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट। तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो हमारे होंगे प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो ये कभी कभी पूछता है हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो ये इसका डिफरेंस पता रहे, ठीक है। और हाँ, फिलहाल तो आते हैं रिपब्लिक के। तो रिपब्लिक का हमारा डिफिनेशन ये कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे द्वारा ही इलेक्टेड होगा। अब आप लोग सोचोगे यार हम तो करते नहीं वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्या रीजन है? हम नहीं करते वोट, लेकिन हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, जो हमारे यहाँ के एमएलए जाते हैं, जो हमारे इधर के एमपी जाते हैं, जिसको हम ही सिलेक्ट करके भेजते हैं ना, वो जाके वोट करते हैं। तो इनडायरेक्टली सेलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। जैसे आपकी वाले सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था कि प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऐसा एक ऑप्शन था वहां पे, वो वाला सही होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम खुद जाके वोट नहीं डालते, जैसा हम क्या कहते हैं जनरल इलेक्शन में डालते हैं, अपने स्टेट इलेक्शन में डालते हैं। लेकिन जिन लोगों को हम सेलेक्ट करके भेजते हैं ना, वो जाके प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन है, ठीक। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो रिपब्लिक वर्ड है ना, ये जो रिपब्लिक वर्ड है, ये अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके इसके बिना बाकी सारे वर्ड काम नहीं करेंगे। क्यों? अच्छा, रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था? इन्फोर्स किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट थे उसको किया था इन्फोर्स, ठीक। हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी, डेमोक्रेटिक, कि इंडिया क्या है, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक भी है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अगर इंडिया रिपब्लिक नहीं होता ना, इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी डिक्टेटरशिप की तरह काम करने लगती। अब पूछो कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए हमने हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट सेलेक्ट कर ली, ठीक। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आके बोलती है कि अब इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो बोलती है इलेक्शन अब नहीं होगा, तो डिक्टेटरशिप हुआ नहीं हुआ? अच्छा, वो बोल सकती है कि नहीं बोल सकती, पहले ये बताओ। बोल सकती है कि नहीं बोल सकती? बोल सकती है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक है ही नहीं हमारे पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ही नहीं, हमारे पास सोर्स है ही नहीं। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी जब हम रिपब्लिक है, हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं कर सकते कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखा हुआ है कि मतलब हर 5 साल में वापस से इलेक्शन करवाना ही करवाना है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जब हम लोग यहाँ डेमोक्रेटिक पढ़ रहे थे, तो डेमोक्रेटिक तभी होगा जब फ्री, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? तब जब वहां पे फ्री इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस हो। अच्छा, लेकिन फ्री और फेयर इकलौता काफी नहीं है, रेगुलर इलेक्शन भी होने चाहिए। क्या? रेगुलर इलेक्शन इज द वर्ड। तो डेमोक्रेटिक पूछते हैं क्या उसकी खास बात है फ्री फेयर इलेक्शन? नहीं, फ्री फेयर के साथ साथ रेगुलर इलेक्शन भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने बोला कि नेक्स्ट इलेक्शन होगा 50 ईयर बाद, तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं, ये भी एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्री फेयर तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर भी होना चाहिए। इसलिए हमारे इधर हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, ठीक। सेकुलर हो गया, रिपब्लिक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड आता है कि सेकुलर, सारे वर्ड हो गए, एक से नया नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई। सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये एक्चुअली यहाँ पे 5 नंबर होगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये होगा 5 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड पढ़े थे हम लोग, सोशलिस्ट, ये हम लोग सारे पढ़ लिए। सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, हम अपने सिटीजन को क्या सिक्योर करना चाहते हैं? ये सारी चीजें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, क्या होती है और देखते हैं आगे क्या होती है।
जस्टिस, अच्छा जस्टिस का मतलब क्या? कि सबको न्याय मिले। कोई न्याय का मतलब क्या? कि किसी के साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। ठीक है, तो हमारे जो गवर्नमेंट, हमारे जो जस्टिस की डिफिनेशन है उसमें जस्टिस के तीन फॉर्म है। पहला है सोशल जस्टिस, फिर है इकोनॉमिक जस्टिस, फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीनों तुम्हें याद रखने वाली चीज है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये एग्जाम में आ जाता है कि इसमें से कौन से फॉर्म ऑफ जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या हमारे प्रियम्बल में नहीं मेंशन है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के अलावा जो भी तरह के जस्टिस आएगा वो नहीं मेंशन है। साफ सीधी बात। ठीक है, तो सोशल जस्टिस डिनोट्स, ये तो आपने पढ़ना, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी यार। उसका कास्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका रेस क्या है, रिलीजन क्या है, इसके बिहाफ पे हम लोग नहीं डिस्क्रिमिनेट करेंगे। किसी को ये नहीं कहेंगे हाँ भाई तुम क्या कहते हैं, तुम्हारी हाई अपर कास्ट है तो तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, तुम्हारी लोअर कास्ट है तो तुम्हें कम रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और अपर लोअर कास्ट भी कुछ नहीं होता। ये सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो समाज ने बना दिया है। तो हम लोग आजकल ये वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, कि अब किसी के पास पैसे कम है या किसी के पास पैसे ज्यादा है, उसके बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके पास कम पैसे हैं उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास कम है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा कमा ले, और जिसके पास ज्यादा है उसके पास भी अपॉर्चुनिटी कि उतने मेंटेन कर ले और उतने ज्यादा कर ले। ठीक है, पॉलिटिकल, कि अब फिर वही पॉलिटिकल, हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स किसी को डिनाई नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ ये रिलीजन, रेस, कलर, किसी को हम डिनाई नहीं करेंगे। कोई भी आदमी कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस गेन कर सकता है, वोट दे सकता है, कोई भी आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हम ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारी हाइट छोटी है या तुम्हारा कोई रिलीजन दूसरा है या तुम कुछ और हो, नहीं, कोई भी एलिजिबल है। ठीक, ये हमारे हो गए जस्टिस की डिफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबर्टी का। तो लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट, कि आपके ऊपर कोई रोक ना हो। लेकिन जिस आजकल के जो मॉडर्न स्टेट है वहां फुल लिबर्टी नहीं दे सकते अब, कि आपके ऊपर कोई रोक ना हो। क्यों? क्योंकि फिर चीजें हो जाएंगी नॉन प्रैक्टिकल, नहीं रह जाएंगी चीजें। अब मानो मैं आपको बोल दूं कि आपके ऊपर लिबर्टी, अब जो कुछ करो, तो तुम तो यार मारने लग जाओगे सामने वालों को। गए किसी को मार दिया एक हाथ, क्यों? क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उतना ही कर सकते हो, जैसे एक पॉपुलर कोट था कि आप अपना हाथ उतना ही चला सकते हो जब तक सामने वाले की नाक ना आ जाए। ठीक है, जैसे सामने वाले की नाक आई आपका वहां पे लिबर्टी खत्म हो गई। ठीक है। हाँ, तो अब लिबर्टी में जो हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रीएमएल में कितने तरह की लिबर्टी लिखी हुई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अच्छा, अब इसके पीछे एक बात और बता रहा था मैं, ये यहां तक इसलिए रुका क्योंकि मेरे को एक चीज कनेक्ट करनी थी, ये तुम ध्यान से पढ़ना, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इसकी हमारे लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में दे रखी हुई है। ठीक, अब ये जो कुछ वर्ड है ना, यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर जो मैंने पढ़ाया था, तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, यहाँ का कोई फेवरिज्म नहीं होगा किसी रिलीजन का। तो ये जो वर्ड है सेक्युलर, ये हमने ऐड किए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। ये हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, इसको हमें ऐड करना पड़ा था। कब ऐड किया था हमने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हमारे में वर्ड तो लिबर्टी पहले से था। लिबर्टी हम किसके देते हैं? फेथ की, वर्शिप की, बिलीफ की। आपको कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी वर्शिप करो, कोई सा भी फेथ रखो, आपको हम कोई रोकथाम नहीं है। तो हमें क्या जरूरत पड़ गई ये सेकुलर वर्ड लेके आने की, या हमने पहले लिखा क्यों नहीं था? तो एक रीजन क्या होता है इसका, ये मियरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ठीक है, क्या था? मेयरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये। क्योंकि ये जो इसका इम्प्लीकेशन है, सेक्युलर वर्ड का जो इम्प्लीकेशन है वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोका नहीं हमको, कि पहले ऐसा तो नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करता था किसी रिलीजन को, नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो सेक्युलर लिखने का एक ही कारण था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिखने का था। ठीक। अच्छा, ऐसा एक नेक्स्ट वर्ड सोशलिस्ट भी है। सोशलिस्ट को भी हमने सेम ही एक्ट
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया हुआ है। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ल्ड। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि ये गांधीयन सोशलिज्म है। इसमें इसमें स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज नहीं है कि स्टेट उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नहीं। हमारे पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज किसकी? कि आप इक्वल रिसोर्सेज कमा सकते हो। तो जो हमारे इंडिया का नंबर रिचेस्ट मैन है, हम उसके सारे रिसोर्सेज ले नहीं लेंगे। हम जो इंडिया का सबसे पुअर आदमी, हम उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप इक्वल अर्न कर सको। ठीक है, तो हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोशलिज्म की बात करेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन हम अब जो वेस्टर्न डिफिनेशन है सोशलिज्म का कि हम स्टेट के पास सारी रिसोर्सेज हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, एक्वालिटी। एक्वालिटी, द टर्म एक्वालिटी मीन्स कि किसी को कोई हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो हमारे इंडिया में कितनी तरह की एक्वालिटी की बात होती है, देखेंगे क्या? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देन ऑल। कि इक्वालिटी मिलेगी किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ये देखो, ये अपॉर्चुनिटी कुछ याद आ रहा है? अपॉर्चुनिटी, ये सोशलिज्म की डेफिनेशन कि हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे अर्न करने की। तो ऐसा नहीं है कि हम सोशलिस्ट वर्ड हमने जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा, ये उसके पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अपॉर्चुनिटी उसके पहले भी थी, लेकिन हम बस उसको लिखे हुए नहीं थे, वो इम्प्लिसिट थी, एक्सप्लिसिट नहीं थी। ठीक। तो सोशलिस्ट वर्ड का पूछिए कि पहले क्यों नहीं किया या बाद में क्यों कर दिया, तो ये भी एक क्या था? ये भी एक था पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्या था? पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ठीक। तो इक्वलिटी हो गई, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है फेटर्निटी। तो फेटर्निटी क्या बोलता है? फेटर्निटी डिक्लेयर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये वर्ड इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। कौन सा वर्ड? इंटीग्रिटी जो वर्ड था उसको भी जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976 से। अच्छा, फेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा हो। ठीक है, तो हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को हार्मोनी प्रमोट करना और ब्रदरहुड प्रमोट करना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना सा काम का है। अब वर्ड जो है इंटीग्रिटी को भी याद रखना, ये भी जोड़ा गया था किससे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अब कोई बोले कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो बता लोगे क्या? पहला था सेक्युलर, दूसरा क्या था? सोशलिस्ट, फिर क्या था? इंटीग्रिटी। और ये इंटीग्रिटी वर्ड जनरली लोग भूल जाते हैं। सेक्युलर, सोशलिस्ट तो याद रहता है, इंटीग्रिटी भूल जाती है। तो नहीं, भूलना नहीं, आज के बाद ये तीनों चीजें याद रखना, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड हम लोग जोड़े थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। अच्छा, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, वो थी मैडम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये इंप्लाई करता है हमारे आर्टिकल 1 की तरफ। हमारा आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इज यूनियन ऑफ स्टेट। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है कि ये डिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, कि हमारा क्या है? स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन डिस्ट्रक्टेबल है, क्या चीज है? तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया का जो मॉडल है ना, वो जनरली हमसे हमारे जो है वैसे कनाडा का भी, कि हमारा तो स्टेट, हमारा तो कंट्री था ही, हमारा ही कंट्री तो था ही। हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बना के दी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बना के दी। तो ऐसा है नहीं कि हम यूएसए की तरह की सारे स्टेट्स मिलके एक यूनियन बनाए, नहीं। हमारा ये था, हमारी फिजिकल बाउंड्री थी ये, हमने स्टेट बना ली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हमारे जो टेरिटरीज वाले आर्टिकल हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स हैं उनको हम, वो डिस्ट्रक्टेबल है। स्टेट को हम एरिया ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन
स्टेट कभी ऐसा नहीं चाहता कि कल को कोई स्टेट उठे, दैट इज ओडिशा मान लो, यहाँ से उठे और बोले कि नहीं अब मुझे इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है इंडिया, क्या है इंडिया है जो है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। सॉरी, अगर यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, लेकिन स्टेट्स क्या होंगे, जो हमारे स्टेट्स हैं वो है डिस्ट्रक्टेबल, वो हो जाते हैं, वो उसको हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, उसको वो डिस्ट्रक्टेबल होते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक कंट्रोवर्सी चलती है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या फिर नहीं है? तो इस पे पहले एक केस आया था, बेरूबारी केस। मैं बताऊं तुमको अगर थोड़ी हिस्ट्री। बेरूबारी केस, बेरूबारी केस ऑफ 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि नहीं, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, लेकिन उसके बाद आया लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। इसमें बोला गया कि यस, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन आता है, वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो क्या लिखोगे? यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस से ऐसा हुआ था? केशवानंदा भारती केस से ऐसा हुआ था कि प्रियम्बल को बोल दिया गया था कि इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 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 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन इसमें कोई ना कोई लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या? कि आप ये प्रियम्बल जो है वो जस्टिसेबल नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है, या हमने अभी नहीं पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स के कोर्स में लेके आऊंगा बाद में। तो फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, वो जस्टिसेबल है। अगर हमारी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। लेकिन अगर प्रियम्बल में किसी बात का वॉल्यूशन हो रहा है, तो आप कोर्ट तो नहीं जा सकते कि जज साहब ये जो हमारा प्रियम्बल है इसकी बात नहीं है, इसकी जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो लिखा है नॉन जस्टिसिएबल, और ये है मतलब कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं है। आप प्रियम्बल को ले जाके कोर्ट में नहीं कह सकते कि हाँ इसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसको जेल कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। अच्छा, एक बात और, प्रियम्बल जो है लेजिस्लेचर के लिए ना पावर का यूज करता है ना प्रोहिबिशन का। इसका मतलब क्या? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से मतलब जो कानून बनाते हैं, जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो लेजिस्लेचर है जो कानून बनाती है। आपके स्टेट में जो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो कानून बनाती है। अब उसके लिए प्रियम्बल कोई सोर्स का काम नहीं करता। जैसे वेरियस एक्ट आते हैं, अब तुम देखो हमारा जो डीपीएसपी है, क्या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या करता है? वो एक तरह से सोर्स का काम करता है, क्योंकि इस ये जब बनाया गया था तो बोला गया था फाउंडिंग फादर्स द्वारा कि डियर फ्यूचर गवर्नमेंट्स, अगर आपके पास आगे रिसोर्सेज हैं तो इसमें जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसको फुलफिल कर देना। ठीक है, तो एक तरह का सोर्स का काम भी कर सकता है। और प्रोहिबिशन मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में एक हमारा आता है आर्टिकल 14। मैं आपको जनरली अभी एग्जांपल दे देता हूँ। आर्टिकल 14, इसमें लिखा हुआ है इक्वालिटी। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया का उसके उसको हम इक्वल ट्रीटमेंट ही देंगे। इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ है वो, लॉ के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता कि कोई अमीर है उसको हम दूसरे तरीके से ट्रीट करें, जो गरीब है उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करें, नहीं। ये हो जाती है प्रोहिबिशन। कोई अब गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं लेके आ सकती, कोई लेजिस्लेटर में कोई ऐसा लोकसभा में कोई ऐसा रूल नहीं पास कर सकती कि आज तो जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जाएंगे और गरीबों को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे अर्न करने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से प्रोहिबिशन का काम कर देती है। ठीक। तो कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? है, उस पे लिखेंगे यस। और दो मेन चीज है कि इज इट जस्टिसिएबल? जस्टिसिएबल है क्या ये? नहीं, नो, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ठीक। नेक्स्ट, एमेनेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है क्या? प्रियम्बल अमेंड हो सकता है क्या? उसमें चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर तो सकते हैं, तभी तो करा था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में करा तो था। तो यू नो द हिस्ट्री, अगर एक बार हुआ है तो आगे भी हो सकता है। ठीक। तो अमेनेबल तो है, ठीक है, उसको अमेंड किया तो जा सकता है।
लेकिन एक बात है, वो बताया था ना, केशवानंद भारती केस। इसमें इसमें एक लॉ है, इसमें एक प्रोविजन आया था किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। इसके भी मैं क्लास लेके आऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर, कि हम कि आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल मैं आपको बताऊं अभी, आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है गवर्नमेंट को, लोग, पार्लियामेंट को, कि आप किसी भी चीज पे लॉ बना सकते हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोला गया कि हाँ ठीक है, आप लॉ तो बना सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक स्ट्रक्चर इन केस मान लो कि रिपब्लिक, ठीक है। अभी हमारा रिपब्लिक क्या, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है यानी प्रेसिडेंट साहब, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किससे, वी द पीपल। भूलना मत, सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी द पीपल, ठीक। तो रिपब्लिक, अब कल को गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं लेके आ सकती कि आज से जो रिपब्लिक होगा यानी जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, वैसे ही होगा जैसे पहले राजा होते थे, राजा का राजा, तो एक बार जो प्रेसिडेंट बना उनका पुत्र प्रेसिडेंट, उनका पुत्र प्रेसिडेंट नहीं। रिपब्लिक मतलब कि हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाएगा, किससे, पीपल से, ठीक। तो आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फाइनली जो मेन पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, वी द पीपल के हाथ में, हमारे हाथ में होगी भाई पावर, किसी और के हाथ में पावर नहीं होगी, कोई और कुछ टच भी नहीं कर सकता, ठीक। ये जनरली है एक तरह का समरी पार्ट प्रियम्बल के लिए। ये प्रियम्बल क्या है, तो सबसे पहले प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है। हमने जो वर्ड प्रियम्बल है, प्रियम्बल को कॉपी कहाँ से किया हुआ, जनरली कॉपी क्या, वी टुक इंस्पिरेशन कहाँ से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो क्योंकि जो पहला वर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी है वी द पीपल, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट है वो भी है वी द पीपल। तो हम जनरली पूछता है एग्जाम में कि हमने कौन प्रियम्बल का पार्ट कहाँ से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हम बोलेंगे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल का जो मेन था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस एक्ट से बनी थी वो याद है कि नहीं याद है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान से, किसे, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1976, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ कहाँ का, 1940, सॉरी, अरे यार 1946 का, ठीक, इससे बनी हुई थी। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू जी ने पास किया हुआ था, तो एज इट इज उसमें थोड़े चेंज करने के साथ साथ हमने उसको प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया है, ठीक। एक मैंने बताया था नानी पालके वाला, ये काफी अच्छे वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने इसको बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या, अब आप बताओ, प्रियम्बल सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड ही है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आई डोंट थिंक सो कि केवल आइडेंटिटी कार्ड है। क्यों, क्योंकि प्रियम्बल ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है ना, इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ कि हम कह नहीं सकते खाली आइडेंटिटी कार्ड है, कि खाली वो मेरा नाम बताता है। कोई मेरा आईडी कार्ड क्या होगा, जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मेरा आईडी कार्ड, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। अब ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खाली नाम लिखा हुआ है, नहीं, उसमें पूरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल सोल है ना वो लिखा हुआ है प्रियम्बल में। तो वी कैन नॉट से दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड है, कि प्रियम्बल इज ओनली द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट मैं बताऊं कि जो लास्ट है वो है 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो मैंने बताया कि 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उससे कुछ वर्ड, नए वर्ड जोड़े गए थे। वो कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड। तो इन तीनों को भूलना मत। सोशलिस्ट सेकुलर तो वैसे जनरली लोगों को याद रहता है, भूल क्या जाता है वो है इंटीग्रिटी, की इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, हाँ इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, ठीक है। तो जनरली ये रहा प्रियम्बल का समरी। और उसके पहले जो भी है आप मतलब बैक करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। और बाकी तो सब ठीक। और आज की क्लास के लिए इतना ही। और बाकी मैं बता दूं कि हमारी परीक्षा घर की टीम नहीं है काफी। वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑन 15th of August, which is recently. We have not even completed 1 month. तो अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है या किसी और चीज में कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज उसको भी बता दो, हम उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, ठीक। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।